नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नासिक स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राज ठाकरे की एमएनएस का बड़ा ऐलान। महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, केंद्र सरकार को दिया नोटिस। 7 गिरफ्तार एजीयूएच और जैश ए मोहम्मद से जुड़े व्हाइट कॉलर आतंकियों का पर्दाफाश। सड़क की हालत ठीक नहीं, जबकि टोल वसूला जा रहा। हाईवे पर हो रहे हादसों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत गंभीर, वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट। अब खबरें विस्तार से। राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सोमवार को घोषणा की कि उसने नासिक में स्थानीय निकाय चुनाव राज्य की विपक्षी महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर लड़ने का निर्णय लिया है। एमएनएस नेता दिनकर पाटिल ने इसकी घोषणा नासिक में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में की, लेकिन साथ ही कहा कि इस पर अंतिम निर्णय राज ठाकरे लेंगे। एमवीए में उद्धव ठाकरे की शिवसेना शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल है। पाटिल ने कहा, आगामी चुनावों के लिए गठबंधन किया गया है, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। सभी दलों ने मतदाता सूची में अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डीएल कराड ने कहा कि सभी दलों ने भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे नित शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी वाली सत्तारूढ़ महायुति के प्रभाव को कम करने के लिए आगामी चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हम भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि मुद्दों पर सरकार की उपेक्षा के खिलाफ एकजुट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जिसमें महिला आरक्षण कानून को सीधे लागू करने की मांग की गई है। वर्तमान कानून के अनुसार यह आरक्षण सीधा निर्धारण प्रक्रिया के बाद ही लागू होगा, जो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने की। मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय के सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकार ने 33% महिला आरक्षण तो दे दिया, लेकिन इसे एक ऐसी प्रक्रिया से जोड़ दिया है जो न जाने कब शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक जनगणना भी शुरू नहीं हुई, जबकि डिलिमिटेशन उसी के बाद होता है। कानून बन चुका है तो लागू करने में ऐसी अनिश्चित शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कोई तार्किक आधार नहीं है, कुछ नहीं बताया गया कि कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि किस कानून को कब लागू करना है, यह सरकार एग्जीक्यूटिव का काम है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय था। पुलिस का कहना है कि यह आतंकी रैकेट प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच के दौरान श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल और शोपिया में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस तरह फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस की मदद से और सहारनपुर में यूपी पुलिस के साथ मिलकर भी छापेमारी की गई। इन तलाशियों के दौरान आतंकवाद से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हथियार, गोला बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद हुई। जांच में यह पता चला कि इस मॉड्यूल से व्हाइट कॉलर वाले लोग भी जुड़े थे, जिसमें स्टूडेंट्स और विदेशी हैंडलरों के संपर्क में रहने वाले लोग शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलोदी और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुए बड़े सड़क हादसे पर खुद संज्ञान लेते हुए चिंता जताई है। इन दोनों हादसों में 18 और 19 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई और परिवहन मंत्रालय से इस बारे में रिपोर्ट तलब की है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सड़क में गड्ढे और खराब मेंटेनेंस भी हादसों की एक वजह है। हाईवे पर हादसों को लेकर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे के किनारे बिना अनुमति के ढाबे खुलने से बड़े हादसे हो रहे हैं। ट्रक वहीं रुक जाते हैं और तेज रफ्तार में आने वाले वाहन खड़े ट्रकों को देख नहीं पाते, जिससे जानलेवा टक्कर हो जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़क की हालत भी ठीक नहीं है, जबकि टोल वसूला जा रहा है। सड़क में गड्ढे और खराब मेंटेनेंस भी हादसों की एक वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनएचएआई और परिवहन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब की है।
महाराष्ट्र के सांगली जिले के वीटा शहर में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक वीटा शहर के पुराना वासुबे रोड स्थित जय हनुमान स्टील की दुकान में अचानक आग लगी। भीषण आग ने 4 लोगों की जान ले ली, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा सावरकर नगर इलाके में हुआ, जहां दुकान के मालिक विष्णु पांडुरंग जोशी का पूरा परिवार इस हादसे की चपेट में आ गया। मृतकों में विष्णु जोशी, उनकी पत्नी सुनंदा जोशी, बेटी प्रियंका इंगले और पोती सृष्टि इंग्लिश शामिल है। वहीं बेटा सूरज जोशी और उसके रिश्तेदार कमलकांत भोसले घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक परिवार में अगले हफ्ते विष्णु जोशी के बेटे मनीष की शादी थी और घर पर तैयारियां चल रही थी। इसी बीच दुकान में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। स्थानीय नागरिकों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद आसपास के इलाकों से 6 से 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय विधायक सुहास बाबर और एडवोकेट वैभव पाटिल की मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों में सहयोग किया। पुलिस, डॉक्टरों और एम्बुलेंस कर्मियों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। हालांकि आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है। बहरहाल इस हादसे में दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई है। वहीं इस आग की चपेट में लाखों के स्टील आ जाने से भी भारी नुकसान हुआ है। वीटा शहर में इस त्रासदी के बाद शोक का माहौल है। स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग घटना की बारीकी से जांच करने में जुटे हुए हैं। इखर जिला पंचायत सीट के लिए भाजपा का भव्य मैत्री कार्यक्रम विधायक ने किया। आत्मनिर्भर भारत का आह्वान भारतीय जनता पार्टी द्वारा आमोद तालुका की इखर जिला पंचायत सीट के लिए आमोद तालुका के डोरागांव में भव्य मैत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डोरागांव के स्वामीनारायण मंदिर परिसर में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता आमोद जंबूसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री देव किशोर स्वामी ने की। इस अवसर पर तालुका एवं जिला पंचायत के पदाधिकारी, भाजपा नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे और उत्साहपूर्वक नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक देव किशोर स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि मोदी सरकार के प्रयासों से देश नए भारत के पथ पर तेजी से आगे चल रहा है। उन्होंने उपस्थिति जनसमूह से स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित होकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित होने की अपील की। इसके अलावा विधायक ने डोरागांव में हलपति आवास योजना के अंतर्गत 30 मकानों की स्वीकृति की घोषणा की और ग्रामीण विकास की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में देव किशोर स्वामी ने सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों को शुभकामनाएं दी और विश्वास व्यक्त किया कि मोदी साहब के मार्गदर्शन में भरूच जिला विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ जाएगा। सूरत के लिंबायत पुलिस स्टेशन क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस की सतर्कता और सर्विलांस टीम की मेहनत से अपहरण, यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार लिंबायत पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। इस गंभीर अपराध की जांच के लिए सर्विलांस स्टाफ के पीएसआई के.एच. चौधरी के मार्गदर्शन में अलग अलग पुलिस टीमें गठित की गई थी। इसी दौरान सर्विलांस स्टाफ में तैनात एएसआई पीतांबर भाई, वेंकट भाई और हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र भाई, नारायण भाई ने अपने गुप्त खबरियों की मदद से आरोपी की सही जानकारी हासिल की। सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गोपाल रघुनाथ दाभा को धर दबोचा। आरोपी पर आरोप है कि उसने नाबालिग और नासमझ लड़की के साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए और जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसे जान से मारने की धमकी दी। लिंबायत पुलिस की टीम ने न सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि एक नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लड़की है, उसकी माता जी है, उसने एक एफआईआर करवाई थी, जिसमें उसकी जो नाबालिग लड़की है वो उसको गर्भ रह गया है। उसका मेडिकल जांच के दरमियान पाया गया, जिस समय उसके पूछपरछ के दरमियान पता चला कि उसका कोई कुटुंब का ही कोई लड़का है, गोपाल करके। उसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बांधे थे और उसके फलस्वरूप उसको गर्भ रह गया था, जिसके तहत पुलिस ने एफआईआर दाखिल करके आरोपी है गोपाल, जो पहले रैपिडो में काम करता था और छूटक मजदूरी भी करता था, उसको अरेस्ट करके आगे की कार्यवाही
की है। सूरत के लिंबायत इलाके में जहां खुद को पत्रकार बताने वाले एक शख्स ने बिल्डर से जबरन 98,000 रुपए की वसूली की, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिनती के घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता फयाज नियाज बेग मिर्जा लिंबायत इलाके में पिछले 3 साल से प्लॉट लेकर मकान बनाकर बेचने का काम करते हैं। हाल ही में वे शास्त्री चौक कुबा मस्जिद लाइन के पास एक मकान का निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान मोहम्मद जमाल मोहम्मद सादिक अंसारी नाम के व्यक्ति ने खुद को पत्रकार बताते हुए शिकायतकर्ता को धमकाया कि वह गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। आरोपी ने पहले रुपए 1 लाख की मांग की और न देने पर बांध काम तोड़वाने की धमकी दी। परेशान बिल्डर ने दबाव में आकर आरोपी को 98,000 रुपए दे दिए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आरोपी ने फिर 2 लाख की मांग की और जब पैसे देने से इनकार किया गया तो उसने चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी दी और जीपे से 15,000 ट्रांसफर करवाए। पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा और लिंबायत पुलिस स्टेशन की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद जमाल मोहम्मद सादिक अंसारी को 9 नवंबर की रात करीब 8 बजे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ खंडवी, धमकी और जबरन वसूली के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बेंगलुरु की पराप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल का एक वीडियो वायरल आया है। इसमें कैदी गाना गाते, नाचते और पार्टी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी इस वीडियो की पुष्टि होना बाकी है। 55 मिनट के वायरल वीडियो की शुरुआत में शराब की 4 बोतलें खिड़की पर सजी हुई दिखाई दी। कुछ कैदी बर्तन बजाते और नाचते दिखाई दिए। आखिर में कई मोबाइल फोन और चार्जर भी नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो करीब 1 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को ही सामने आए पहले वीडियो में आईएसआईएस आतंकी जुहैब हमीद शकील मन्ना फोन इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा था। शकील को एनआईए ने 17 नवंबर 2021 को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उस पर युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने और फंड जुटाने का आरोप लगा हुआ है। मतदान के 48 घंटे पहले चंपारण से किशनगंज तक भारत और नेपाल को जोड़ने वाली 700 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा को सील कर दिया गया है। बीएसएफ और पुलिस गश्ती और जांच अभियान चला रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में सीमाई चुनौतियां, नक्सल प्रभाव को साधना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस कारण मतदान से 48 घंटे पहले ही नेपाल सीमा सील कर दी गई है। झारखंड और यूपी से लगी बिहार की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस चरण में 1 दर्जन से जिले अंतर्राष्ट्रीय या अंतरराज्यीय सीमाओं को साझा करते हैं। कुछ में नक्सलियों का भी आंशिक प्रभाव है। इसको देखते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर काम कर रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच और एक्सपर्ट से मिली जानकारी में सामने आया है कि जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सिग्नल से छेड़छाड़ की साजिश की गई थी। जानकारी के अनुसार 6 से 7 नवंबर शाम लगभग 7 बजे के बीच पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। इससे कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन ही बदल गई और एक नकली तस्वीर सामने आने लगी। इस दौरान रनवे के बजाय खेत दिखने लगे और विमान की ऊंचाई को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। फिर विमानों के पायलट जीपीएस बेस्ड ऑटो मैसेजिंग की बजाय मैनुअल पोजीशन पर शिफ्ट हो गए। 7 नवंबर को आईजीआई पर एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में तकनीकी खराबी से फ्लाइट्स ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा प्रभावित रहा। 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी, जबकि 20 को रद्द करना पड़ा। एयरपोर्ट का ऑपरेशन 48 घंटे के बाद नॉर्मल हो गया। बाबा बागेश्वर के पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा पर है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज चौथा दिन है। हरियाणा में पृथला के बंघोला से पलवल के गवर्नमेंट हाई स्कूल तक आज की पदयात्रा जाएगी। आज की पदयात्रा गुरु तेग बहादुर को समर्पित की गई है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में सिख श्रद्धालु भी जुड़े थे। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने जातिवाद छोड़कर एकजुट होने का आह्वान किया। यात्रा आज पृथला के बागोला से पलवल के गवर्नमेंट हाई स्कूल तक गई थी। आज की यात्रा 7.5 किलोमीटर की थी। आज की यात्रा सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को समर्पित हुई थी। इस साल गुरु तेग बहादुर की शहादत को 350 साल हो रहे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग इलाकों में उनकी शहीदी यात्राएं निकाली जा रही है। इस क्रम में आज बाबा बागेश्वर की यात्रा भी गुरु तेग बहादुर को समर्पित हुई थी।
लश्कर-ए तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने एक वीडियो में दावा किया है कि हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते पर भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये वीडियो 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में हुई रैली का बताया जा रहा है। वीडियो में सैफुल्लाह सैफ साफ शब्दों में कहते नजर आ रहा है, हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है, वह भारत पर हमले के लिए बांग्लादेश मार्ग का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। उसने बताया कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में उसके कई लोग सक्रिय हैं और भारत के खिलाफ जिहादी गतिविधियों में लगे हुए हैं। रैली के दौरान सैफुल्लाह ने कहा कि एक सहयोगी को बांग्लादेश भेजा गया है जो वहां स्थानीय युवाओं को जिहाद के लिए तैयार कर रहा है और उन्हें आतंक का प्रशिक्षण दे रहा है। उसका दावा है कि बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ साजिशों का एक लॉन्च पैड बनता जा रहा है। सलाबतपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ विवाद खून खराबे में बदल गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह घटना सलाबतपुरा इलाके में एसटीएम मार्केट में हुई। बताया जा रहा है कि सफाईकर्मी सरदार नामक युवक की उसके साथ ही मुकेश ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मुकेश को शक था कि सरदार उसके भाई की मंगेतर से बातचीत करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और गुस्से में आकर मुकेश ने सरदार पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी मुकेश को हिरासत में लेकर बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सलाबतपुरा पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है कि इस हत्या के पीछे और कौन से कारण जुड़े हो सकते हैं। वहीं मृतक के परिवार में घटना के बाद मातम का माहौल है। एक मामूली शक के जान ले ली। सूरत के सलाबतपुर की यह वारदात रिश्तों पर अविश्वास के खतरनाक नतीजे की याद दिलाती है। पुलिस अब आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। सलाबतपुरा पुलिस थाने में एक हत्या का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है, जिसमें जो फरियादी है विनोद भाई चौहान, उसने एक फरियाद की थी कि उसका जो कजिन है वो जो एसटीएम मार्केट में सफाई कर्मचारी का काम करता था, उसके और एक सरदार करके वहाँ जो दूसरा सफाई कर्मचारी है उसके बीच में झगड़ा हुआ और वो एक छरी से उसके ऊपर वार किया गया था, जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। जिसके संबंध में पुलिस ने एफआईआर करके जो आरोपी है उसको मुकेश है उसको अरेस्ट किया। सलामत हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। इसके साथ ही असॉल्ट राइफल और कारतूस भी मिले हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापा मारा था। डॉक्टर का नाम आदिल अहमद है। यह अनंतनाग का रहने वाला है। इसे 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। आदिल से पूछताछ जारी है। उसने फरीदाबाद में विस्फोटक रखे होने की बात स्वीकार की। आदिल पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। 2024 में उसने वहां से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा। डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर 7 नवंबर को ही एक अन्य डॉक्टर मुजाहिद शकील को पुलवामा से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आदिल अहमद ने फरीदाबाद के धौज गांव में 3 महीने पहले किराए पर कमरा लिया था। आरोपी डॉक्टर यहां रहता नहीं था, बल्कि उसने केवल सामान रखने के लिए कमरा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को चुनाव में अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका हैदराबाद के एक निवासी ने दायर की थी। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचों ने की और अदालत ने स्पष्ट कहा, न्यायालय का समय बर्बाद न करे। याचिका में कहा गया, सम्राट चौधरी के उम्मीदवार के तौर पर गलत डेट ऑफ बर्थ और उम्र के साथ कई हलफनामे दायर किए हैं, जिनमें 1995 में आपराधिक कार्यवाही के लिए 15 साल का नाबालिग होने का दावा करना, जबकि 1999 के चुनाव के लिए 25 साल से अधिक उम्र का दावा करना और बाद में 2020 में और 2025 के चुनावी हलफनामों में गलत उम्र बताया गया। याचिका में उनका नामांकन रद्द करने, एफआईआर दर्ज करने और निर्वाचन आयोग को जांच के निर्देश देने की मांग की गई थी। भाजपा का कहना है कि यह याचिका राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से दायर की गई थी, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को अपना आरोप पत्र भी वापस लेना पड़ा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का ऐलान किया है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को अनिवार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत को अनिवार्य करना होगा। ये वही लोग हैं जो लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने का कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वंदे मातरम के विरोध का कोई औचित्य नहीं। वंदे मातरम का इस प्रकार का विरोध भारत के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण कारण बना था। सीएम ने कहा कि जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से एकता कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय स्तर पर सरदार पटेल की जयंती का आयोजन हो सके। पीएम मोदी आए तो उन्होंने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में एकता यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले ताकतों को ढूंढना होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करना होगा ताकि फिर से कोई जिन्ना पैदा ना हो सके। सीएम ने कहा कि पूरा देश भारत माता के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15वीं जयंती को मना रहे हैं। आजादी के बाद हमारे सेनानियों को सम्मान दे सके, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हो पाया था। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता के कारक बने। बेंगलुरु के इंटरनेशनल कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर कुछ लोगों की नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामने आया है। इस पर कर्नाटक में भाजपा ने आपत्ति जताई है। कर्नाटक भाजपा के प्रवक्ता विजय प्रसाद ने एक्स पर रविवार रात को वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने पूछा है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के अंदर इसकी अनुमति कैसे दी गई? क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके कैबिनेट मंत्री प्रियंक खड़गे इससे सहमत हैं? प्रसाद ने कहा, क्या इन लोगों ने हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट एरिया में नमाज पढ़ने के पहले परमिशन ली थी? भाजपा ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के पथ संचलन पर आपत्ति जताने और प्रतिबंधित इलाकों में ऐसी गतिविधियों पर आंखें मूंद लेने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की भी आलोचना की। कर्नाटक भाजपा प्रवक्ता विजय प्रसाद ने कहा, क्या इन लोगों ने हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से पहले परमिशन ली थी? जब RSS अधिकारियों से परमिशन लेने के बाद पथ संचलन करता है तो सरकार आपत्ति क्यों करती है, लेकिन ऐसी गतिविधियों पर आंखें मूंद लेती है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दावा किया कि टैरिफ से अरबों डॉलर की कमाई हो रही है। उन्होंने कहा कि इस कमाई से अमीरों को छोड़कर हर अमेरिकी नागरिक को $2000 का डिविडेंड मिलेगा। ट्रंप ने पोस्ट में टैरिफ के आलोचकों को मूर्ख करार दिया। उन्होंने कहा, टैरिफ के खिलाफ बोलने वाले लोग मूर्ख हैं। हमारी सरकार ने अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर और सम्मानित देश बनाया है, जहां महंगाई न के बराबर है और शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि यह प्रॉफिट किसे मिलेगा, इसकी पात्रता मानदंड जैसे आय सीमा का क्या होगी या समय सीमा पर कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा वादा किया है। अक्टूबर में उन्होंने $1000 से $2000 के छूट का संकेत दिया था। ये थी अब तक की खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।